डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हिंदी कोर का सॉल्यूशन आपका पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो अक्टूबर में आपका हुआ है उसको देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर को, और आपके जितने भी सेट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करना है तो 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन पेपर की साफ़ फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। ये भी किसी ने भेजा है जिसका सॉल्यूशन अभी मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर को साफ साफ भेजेंगे, ये थोड़ा साफ नहीं है, आप अपनी तरफ से बढ़िया फ़ोटो साफ खींच करके भेज सकते हैं इस नंबर पे और आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। इससे पहले मैंने आपके मॉडल पेपर्स 2021 के जो हैं सॉल्व करके डाल दिए हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्लास की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, वे आँख कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? तो इसमें किसान के दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। इसका राइट ऑप्शन किसान था। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने उजरी किसे कहा है? तो कवि ने उजरी जो है गाय को कहा है। गाय क्या? उजरी यानी सफ़ेद होती हैं। उसके बाद में गलता लोहा कहानी के रचयिता कौन है? तो शेखर जोशी हैं। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट होना था। इसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। तो यहाँ पे विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें किसका कथन है ये? तो ये कथन है त्रिलोक सिंह का। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो पटकथा के लिए सबसे पहले कथा की आवश्यकता होती है। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अतीत में घट चुकी घटनाएं किस तकनीक से दिखाई जाती हैं? तो उसको फ्लैशबैक तकनीक बोला जाता है। 7वां क्वेश्चन है, मोहन के पिताजी क्या काम करते थे? तो वो पुरोहित थे। उसके बाद में बोल में बादल गरजता, किसके बोल की बात की गई है? किसके बोल की? तो कवि के पिता के जो बोल की बात की गई है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी में समाज की किस बुराई को हल करने का जो है प्रयास किया गया है? तो समाज के जातिगत विभाजन को है समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे आँख कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार महाजन और कोतवाल को बताया गया। जमींदार जो महाजन और कोतवाल, इनको जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत और गाय बैल और घर बार को बिकवा दिया है। उसने कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया, और जो है दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और इसी कारण उसकी दूध मुही बच्ची की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं पीड़ा किसान की। इसके बाद आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? और घर की याद कविता के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने पिता की अनेकों विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं। आज भी वे 260-50 दंड नित्य पेलते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वो घबराएं नहीं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त हैं और परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। उनकी प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से कवि जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। और इस प्रकार कवि के पिता का बुढ़ापा जो है छू भी नहीं पा रहा है, इतना मतलब एग्रेसिव है वो। उसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, पटकथा किसे कहते हैं? पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना? पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए पटकथा लेखक द्वारा जो है लिखा गया कच्चा चिट्ठा होता है। पटकथा लिखते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटनाओं के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए। पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देने चाहिए। जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मज़े से स्टूल पर बैठा है और साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है। इस तरह से आपको पूरे जो है दृश्य को समझाना होता है। किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय ये ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली जो है सूचना भी उसको देनी चाहिए। प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का भी उल्लेख अवश्य होना चाहिए, जैसे कमरा, बरामदा, पार्क, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, सड़क आदि।
और पात्रों के संवाद बोलने के ढंग में निर्देशन भी होने चाहिए, जैसे रजनी अपने में ही भुनभुनाते हुए, जैसे हमने मतलब वो रजनी है वो अपने में भुनभुना रही है। प्रत्येक दृश्य के अंत में डिज़ॉल्व, फेड आउट और कट्टू जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए। इससे निर्देशन, ऑडिटर आदि निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत ही सहायता मिलती है। तो ये इस तरह का आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबां के चुंबक का कहा है और क्यों? तो एक दिन धनराम को 13 का पहाड़ा नहीं आया, तो आदत के अनुसार मास्टर जी ने संटी मंगवाई और धनराम से सारा दिन पहाड़ा याद करके छुट्टी के समय सुनाने को कहा। जब छुट्टी के समय तक उसे पहाड़ा याद ना हो सका तो मास्टर जी ने उसे मारा नहीं वरन कहा, यानी कहा मारा नहीं किंतु कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचती है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतना तकलीफदेह नहीं होता जितना जुबान से की गई चोट होती है। इसके बाद में यह चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। जैसा कि कहा भी जाता है, मार का घाव भर जाता है पर कड़वी जुबान का नहीं भरता है। ऐसा ही कुछ जो है धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो आगे नहीं बढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम करने लगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं अच्छे लगे होंगे। जैसा मैंने बताया, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे विषय मिलेंगे आपको सॉल्व्ड करके, तो आप उनको देख लीजिए और उनसे अपनी तैयारी करिए। बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशंस जो कमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।